सिंस मैं अपने ड्रॉप ईयर में थी एंड मेरे सारे फ्रेंड्स अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जा चुके थे, मुझे उनको देखकर हमेशा ऐसा फील होता था कि मैंने तो इतनी मेहनत की फिर भी मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है, मैं कैसे करूँगी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। तो जब मेरे नीट को 1 महीना बचा था, तब मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको रिविजन की ज़रूरत है। आई स्टिल रिमेंबर द डे, 2021 की वो रात जब मैं नीट दे के आई थी। कुछ डरी हुई और कुछ सहमी हुई। दिल को बस ये सुकून था कि मैंने पेपर दे दिया है और बस यही सोच रही थी कि काश कोई मिरेकल हो जाए और मेरा इस साल सिलेक्शन हो जाए। पर दिल के शायद उस कोने को पता था कि इस बार तैयारी उतनी नहीं है। आई चेक माई स्कोर एंड इट वॉज 497। मैं उस रात बहुत ज़्यादा रोई और शायद वो ज़रूरी भी था। नमस्कार, मैं अदिति प्रिया हूँ, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। मेरे 10th के रिजल्ट आए थे और उसी दिन मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने हमेशा से अपने नाना को देखा है और मुझे हमेशा से उनकी तरह ही बनना था। मेरे नाना इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ MD इन मेडिसिन। यही था मेरा डिसाइडिंग फैक्टर और मैंने 11th क्लास में बायो ले ली। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। कोविड आ गया, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। 1 साल तो यही सोचने में निकल गया कि ये सब हो क्या रहा है, और इसी तरह मेरी 11th पानी में चली गई। देन ये सब सारे थॉट्स को साइड में रखते हुए आई डिसाइडेड कि मैं 12th को बहुत अच्छे तरीके से करूँगी एंड मैंने बहुत अच्छी तरीके से किया भी। देन नीट गॉट पोस्टपोन्ड और मेरे पास 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। फिर मैंने गिव अप करने के अलावा मैंने ये सोचा कि तो क्या हुआ कि मैंने 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा और पिछले 1 साल का मैं 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने सोचा कि आई विल डू इट एंड उस 3 महीने को फुल यूटिलिटी के साथ अपना 100% दूँगी एंड नीट को अटेम्प्ट करूँगी। देन नीट आया और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। आई फेल्ड। आई स्कोर्ड 497। आई ऑब्वियसली फेल्ड और मुझे नीट में सिलेक्शन नहीं मिला। बट आई डिडंट फेल माई सेल्फ। मैंने अपना 100% दिया था। देन मैं उस रात बहुत ज़्यादा रोई एंड मैंने पूरा इवैल्यूएट किया अपनी गलतियों को एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं अगले अटेम्प्ट में इन सारी गलतियों को दोहराऊंगी नहीं। आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस साल सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। वाइल मेकिंग द प्रॉमिस मुझे पता था कि मुझे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे एंड येस आई वॉज रेडी फॉर दैट। देन मैंने अपनी सेकेंड नीट जर्नी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा दिन शुरू होता था सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं अपने क्लासेस करती थी। 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद मैं अपने डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। फिर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद 1 घंटा मैं प्रॉपर ब्रेक लेती थी जिसमें मैं पर्सनली रनिंग पे जाती थी। येस, दैट 1 आवर शुड बी फॉर योर सेल्फ। उसमें आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचना है। आपका ब्रेन इज़ वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू डे, मॉर्निंग टू नाइट। आपको उसे रेस्ट देने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट 1 आवर आपको उसे प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। देन मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती थी एंड उस दिन में जो भी लेक्चर में पढ़ाया होता था उसे रिवाइज करती थी एंड NCERT पढ़ती थी। उसके बाद आफ्टर हैविंग डिनर मैं वापस से पढ़ने बैठती थी एंड पहले का जो पढ़ाया हुआ था उसे रिवाइज करती थी बिकॉज रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होती है। इस तरीके से मेरा पूरा डे प्लान था। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज, आई वुड लाइक टू मेंशन माई सिस्टर हियर। उसने मुझे पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखा। जब भी मेरे लो मार्क्स आते थे या मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, उसने मुझे हमेशा बोला कि जस्ट इवैल्यूएट योर मिस्टेक्स एंड उससे नेक्स्ट एग्जाम में इम्प्रूव करने की कोशिश करो। नेवर गिव अप अपॉन योर सेल्फ। हमेशा हार्डवर्क करो और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। इन सारे पॉइंटर्स को रख के मैं कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करती थी और हमेशा बेटर करने की कोशिश करती थी। एंड देयर वे 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में मेक श्योर किया कि मैं इन्हें फॉलो करूँ। फर्स्ट वन वॉज कि मैं प्रॉपर टेस्ट दूँ, 3 आवर्स की सिटिंग में प्रॉपर टेस्ट दूँ एंड एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया था। मैंने सारे टेस्ट दिए थे एंड आफ्टर गिविंग टेस्ट का इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं देन आपका टेस्ट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज जब तक आपको अपनी गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा तब तक आप उसे सुधारेंगे कैसे। इसलिए मैं हमेशा टेस्ट देती थी और मेरे पास एक मिस्टेक नोटबुक थी जिसमें अपने सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करती थी सो दैट मैं उन्हें अपने फ्यूचर टेस्ट में कभी भी रिपीट ना करूँ। सेकेंड पॉइंट वॉज, जैसे ही कोई एक चैप्टर कंप्लीट होता था मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी जो कि लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए वॉज वेरी यूजफुल। थर्ड पॉइंटर कैन बी कि कभी भी बैकलॉग ना आने दो, बट बैकलॉग एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आ ही जाती है।
मैंने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस। सो मैंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया एंड अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज किया टू कवर माई बैकलॉग। सो इन सारे पॉइंट्स को रखते हुए आई डिड माई होल जर्नी एंड आई मेड श्योर जैसे ही मेरे कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरा भी तभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे ही एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई स्टार्टेड गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट। सो मैंने अपनी पूरी जर्नी, पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की थी। बट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट वाइल गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, एक ऑफलाइन एनवायरनमेंट में देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड हमें नीट तो ऑफलाइन जाके ही देना है। सो इस प्रेशर को कम करने के लिए हमें ऑफलाइन मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है देना। वहाँ जाके सब सारे बच्चों के साथ बैठ के OMR को फिल करना, उस प्रेशर को फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेशर में हमेशा मिस्टेक्स होती ही हैं। सो फाइनल डे पे मिस्टेक ना हो, इसलिए पहले ही आप ऑफलाइन जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। सो इफ़ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, देन मैंने फॉर बायोलॉजी NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ा था। मैंने सारे लेक्चर्स को देखा था, प्रॉपर नोट्स बनाए थे, उनका रिविजन करती थी, और एट द एंड ऑफ द डे मैं जो भी पढ़ाया होता था उसे NCERT से रीड करती थी। और मैंने NCERT की रिविजन ऑलमोस्ट से 4 to 5 टाइम्स की थी, पूरी रीडिंग। और इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी फिजिक्स उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड सेम विथ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमें उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फैक्ट्स है, तो हमें उसे याद रखना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट द रिविजन स्ट्रैटेजी, रिविजन में मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो एक बहुत ही यूजफुल वे था टू रिवाइज क्विकली, बिकॉज एट द एंड जाके आपके पास 1 से 2 महीना होता है और वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। सो उस टाइम आपके शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और आप उसी के थ्रू अपना रिविजन करते हैं। एंड ऑल्सो सेकेंड वे कैन बी गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो जब मेरे नीट को 1 महीना बचा था, तब मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। मैं जब भी फ्री होती थी, मैं कोई भी किसी भी क्वेश्चन का पेपर उठा लेती थी और रैंडमली सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी। एक टाइमर लगाती थी, OMR रखती थी अपने साइड में, क्वेश्चन सॉल्व करके OMR में मार्क करके फिर टाइमर स्टॉप करके उसे चेक करती थी। देन अपने गलतियों को इवैल्यूएट करती थी और उसे मिस्टेक नोटबुक में लिखती थी। लास्ट मोमेंट पे जाके मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक खोली एंड अपने सारे मिस्टेक्स को देखा। अपने OMR में जितनी भी गलतियाँ मैंने की थी उसको ना करने का प्रॉमिस किया, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर नीट एग्ज़ाम। देन आता है दी डे, नीट का दिन। सो उस रात तो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बट एक प्रॉपर स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने एनी हाउ 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप ली एंड आई वेंट टू द सेंटर। मैंने अपने पास 2 घंटे का बफर टाइम रखा था, तो मैं सेंटर पे 2 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। देन मैंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अपने ढालने की कोशिश की, एंड मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पैनिक नहीं करूँगी, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की फैक्टर ऑन द फाइनल डे। जब तक आप अगर आपने पूरे साल मेहनत की है, अगर आप उस दिन जाके कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप जितना स्कोर कर सकते थे, आप उतना नहीं कर पाएँगे। इसलिए कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देन आई वेंट टू द सेंटर और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे पेपर देना है, 100% कंसंट्रेशन एंड अपनी एफिशिएंसी के साथ देना है। मैंने पूरे साल मेहनत की है एंड आई विल डू ग्रेट। सिर्फ यही सोच के मैं बैठी थी सेंटर पे। देन पेपर मेरे सामने आया। मैंने पहले से ही स्ट्रैटेजी प्लान करके रखी थी कि मुझे पहले बायो करना है, देन केमिस्ट्री करना है, देन फिजिक्स करना है, बिकॉज़ मुझे हमेशा से फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगती थी। तो फिर मैंने बायो का पेपर लिया, उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा था बायो 40 मिनट्स में कर लूँगी, बट हमारे टाइम पे बायो का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आया था। फिर मैं बायो का पेपर कर रही थी, बट करते-करते 1 घंटा हो गया। फिर इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग कि शिट अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँगी? मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। मैंने पैनिक नहीं किया, मैंने बायो का पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं केमिस्ट्री सेक्शन पे गई, फिर मैंने केमिस्ट्री का सेक्शन अटेम्प्ट किया एंड फिज़िक्स के लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम था। फिर मैंने फिज़िक्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। पहले तो मैं पैनिक हो गई थी, तो इसलिए मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, बट फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया कि कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने फिज़िक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, बट इट वाज़ ईज़ी, एंड जैसे ही मैंने अपने आप को काम करके स्टार्ट किया आंसर करना, वो बहुत ही ईज़ी हो गया और ईज़िली पूरी फिज़िक्स सॉल्व हो गई। एंड आई गेव द पेपर एंड देन आई केम आउट ऑफ द सेंटर एंड मेरे फेस पे वो स्माइल थी। मैंने अपनी मम्मा को देखा, वो खड़ी थी एंड मैंने हग किया उन्हें, एंड उन्होंने बस एक सवाल पूछा कि कैसा गया पेपर?
एंड आई हैड दैट फीलिंग कि येस, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। कोइंसिडेंटली उस दिन मेरी मम्मा का बर्थडे था, मैं घर गई, मैंने आंसर की निकाला एंड उसे चेक करना स्टार्ट किया एंड मेरा स्कोर बना 634। उसके बाद मैं मम्मा के पास गई एंड मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, कैसा रहा पेपर? मैंने बोला हो जाएगा सिलेक्शन एंड शी सेड इट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड। उसके बाद आया रिजल्ट का दिन। एनटी की साइट एज़ यूजुअल फिर से क्रैश हो गई, बट हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे, अपनी रैंक को मुझे देखना था कि क्या रैंक आई है। पता तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट येस, एक रैंक का आइडिया चाहिए था। उसके बाद हमने रिज़ल्ट खोला, रिज़ल्ट देखा, रैंक देख के थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट इन द एंड इट वाज़ ऑल गुड। उसके बाद होती है काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट। काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ही चांसेस होते हैं उसमें एरर होने के। हमें पहले अपने चॉइस फिलिंग करनी होती है, जहाँ पे हमें अपने कॉलेजेस को प्रेफ़रेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग फ़िल करना होता है और उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो उन सबको देखते हुए हमने सोचा कि हमने अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट तैयार की एंड एज़ एक्सपेक्टेड मुझे यूसीएमएस कॉलेज मिला, व्हिच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मुझे दिल्ली का कॉलेज मिल गया। एंड फिर हम गए कॉलेज, जहाँ पे कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए थे। अगेन इट वाज़ वेरी हेक्टिक, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, मज़ा भी आ रहा था बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो रहा था। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में एंड द फर्स्ट टाइम आई विज़िटेड माय कॉलेज, दैट फीलिंग वाज़ सो गुड एंड इट फेल्ट लाइक कि all the sacrifices, all the sleepless night and everything has just paid off। उसके बाद आई शिफ्टेड टू हॉस्टल। घर को बाय बाय बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट खुशी भी थी कि फाइनली मेडिकल कॉलेज मिल गया है एंड अब मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर मैं कॉलेज पहुँची। येस, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शायद मुश्किल देन नीट, बट दिल को पता है कि साढ़े 5 साल बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो बस इसी सुकून में जी रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रैक्शन, सिंस मैं अपने ड्रॉप ईयर में थी एंड मेरे सारे फ्रेंड्स अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जा चुके थे, मुझे उनको देखकर हमेशा ऐसा फ़ील होता था कि मैंने तो इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। बट इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हुए मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया और मैं बस फ़ोकस रही अपने गोल की तरफ कि मुझे येस नीट क्लियर करना है, एट द एंड तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। सो उस टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स पार्टीज़ कर रहे थे, फेस्ट अटेंड कर रहे थे, कॉन्सर्ट्स में जा रहे थे, फ़ोन यूज़ कर रहे थे, उनकी एक सोशल लाइफ़ थी, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और मैं वहीं पढ़ाई कर रही थी, जो कि बहुत बुरा लगता था। बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अपना गोल एक बार अचीव कर लिया, तो मैं ये सब कर पाऊँगी विदाउट एनी गिल्ट। जोश टॉक स्टेज के थ्रू मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा एंड उसी पे आपको फोकस रहना पड़ेगा। आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस दिन-रात करके अपने गोल को अचीव करने के लिए बढ़ना होगा। आपको अपना 100% देना होगा, आपको सैक्रिफाइसेस देने होंगे एंड सिर्फ़ हार्ड वर्क करना पड़ेगा।